Welcome to Inspiring Mind, Biology lecture by Dr. Hernandez। आप सबको पता ही है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लास्ट लेक्चर में भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे। मैंने तभी आपको बताया था कि जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल ऑल्सो इंक्रीज। हम इसमें थोड़े से और कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे एंड ये चीज़ मैं अभी ही बहुत क्लियर करने वाली हूँ कि आज के लेक्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिनका डायरेक्ट रिलेशन हमारे +1 के कुछ चैप्टर्स के साथ है। ठीक है, तो जब भी हम कभी ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो एग्जैक्टली अगर मैं चैप्टर प्रिपेयर कर रही हूँ, वो कोई भी चैप्टर है, तो अगर उस चैप्टर का कोई लिंक है जो हमारे +1 के सिलेबस के साथ होता है तो उस चैप्टर को भी रीड करना हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट चैप्टर वाइज प्रिपेयर कर रही हूँ तो फुल पेपर हमेशा +1 एंड +2 क्यूमुलेटिव ही होता है, बट अगर मैं +1 के कॉन्सेप्ट भूलती हूँ तो +2 के कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं लैग आएगा। तो अगर आप +2 के टॉपिक्स को ही जस्टिफाई करना चाहते हो, किसी भी टॉपिक को, तो आपको उससे रिलेटेड मटेरियल जो +1 के किसी भी चैप्टर में है उसको ज़रूर पढ़ना है ताकि आप उस टॉपिक के टेस्ट को जस्टिफाई कर सकें। ठीक है, तो आज के हमारे लेक्चर में हमने इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस यूज़ करने हैं। बेसिक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इस चैप्टर को भी अगर किसी ने बड़े ध्यान से पढ़ा है तो भी वो इसको रीजन आउट कर सकता है। बट यस, अगर आपकी +1 बहुत क्लियर है, आपको +1 के सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, सो बी फोकस्ड एंड वर्क ऑन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी ग्रुप्ड इनटू डैश डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है तो मुझे 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस याद आने चाहिए। कौन से 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारा चॉइस ऑफ आंसर देखो, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए इज़ 2, ऑप्शन बी इज़ 3, ऑप्शन सी इज़ 4 एंड ऑप्शन डी इज़ 5। तो हमारा करेक्ट आंसर है 3। अब देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम हेवाई हड़बड़ी में आंसर्स को गलत भी कर बैठते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग इसका आंसर 4 भी लिखते हैं। मैंने बहुत सारे पेपर्स भी चेक किए हैं तो उसमें ये चीज़ आई है। क्यों? कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बड़े ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, वो ओमिट करते हैं या मैल ऑब्जर्वेशन कह लो उनकी। वो लाइफ स्पैन को इसके साथ रिलेट करके और उसके जो 4 स्टेजेस हैं, जुवेनालिटी, मैच्योरिटी, एजिंग, सेनेसेंस एंड डेथ वाले स्टेजेस को कंसिडर करके 4 स्टेजेस इसका आंसर करते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत क्लियरली अपना आंसर चूज़ करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं क्वेश्चन में मैं उनको अज्यूम ना करूँ, थॉरली रीड करूँ। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने स्टेजेस हैं? 3। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन, इन दिस मेथड पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स। देखो, अब ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इन्होंने कह दिया है कि पेरेंट की बॉडी बहुत सारे डॉटर में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो हमने डिवीजन के लिए टर्म क्या सीखा था? फिशन। 2 में टूटते थे तो बाइनरी फिशन, बहुत में टूटते थे तो मल्टीपल फिशन एंड बडिंग में आउटग्रोथ होती है। तो ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मल्टीपल फिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ड है क्वेश्चन में मेनी डॉटर सेल्स। राइट, हमारा थर्ड क्वेश्चन, द लाइफ स्पैन ऑफ मैन इज डैश ईयर्स। अब देखो ध्यान से, ये NCERT के फर्स्ट पेज में जितने लाइफ स्पैन्स हैं
वो हमने देखे हैं। फिर जो चार्ट हमने डिस्कस किया था वहाँ पे भी हमने मैन के लाइफ स्पैन को पढ़ा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली पिक किया हुआ क्वेश्चन है, एंड द आंसर इज ए 60, ठीक है। जो एवरेज लाइफ स्पैन है मैन का वो 60 ईयर्स है, सो आंसर इज ए। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, पेरिकार्प इज द डैश ऑफ द फ्रूट। अब देखो, हमने +2 के सिलेबस में अभी तक जितना फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्स को डिस्कस नहीं किया है फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। हमने थोड़ा सा ही डिस्कशन रखा है यहाँ पे अभी तक, जहाँ पे हमने ये बात की थी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो फ्लोरल वर्ल्स है वो विदर ऑफ हो जाते हैं, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है एंड ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है पेरिकार्प एंड फ्रूट वाला, ये कॉन्सेप्ट हमने +1 में सीखा है। नो डाउट ये टॉपिक आगे हम +2 में सेकेंड चैप्टर जहाँ पे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स डिटेल में पढ़ना है, वहाँ पे हमने ये कॉन्सेप्ट सीखना है। बट अगर मैं फर्स्ट चैप्टर के टेस्ट में ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करूँ तो मुझे मेरी पिछली नॉलेज जो हमने +1 में गेन की वो हेल्प करती है। तो ये इस बात को क्लियर करता है कि कभी भी हमारा टेस्ट अगर एनसीईआरटी बेस्ड भी है तो इट इज़ नॉट ऑन द एनसीईआरटी ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, इट कैन टेक इट टू द एनसीईआरटी ऑफ +1 फॉर द रिलेटेड टॉपिक्स एज वेल, ठीक है। सो इसका आंसर है वॉल, पेरिकार्प इज नथिंग बट द वॉल ऑफ द फ्रूट। बी इज द करेक्ट आंसर है, बी वॉल, ठीक है। सो पेरिकार्प इज द वॉल ऑफ द फ्रूट, ठीक है। हम इसको डिटेल में सेकेंड चैप्टर में फिर से सीखेंगे, पेरिकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प ये सारे क्या है और किस तरह से डेवलप करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मियोसाइट। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ये भी हमने डिस्कस किया है हमारे लेक्चर में कि मियोसाइट हम उन सेल्स को कहते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें रिडक्शनल डिवीजन होती है, ठीक है। तो अब याद करो, दो तरह की सेल डिवीजन हमने +1 में सीखी है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। तो मियोसाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि किस तरह की डिवीजन, रिडक्शनल। तो ये किसकी तरफ एंड कर रहा है, यस द करेक्ट आंसर इज ए, द सेल अंडरगोज मियोसिस। एंड वैसे भी ये टर्म में ही थोड़ा सा क्लू मिल जाता है, एमीआईओ एमीआईओ, ठीक है। सो मियोसाइट में होती है मियोसिस, सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जुवेनाइल फेज रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ। अभी ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमने जो सीखा है लेक्चर में, लाइफ स्पैन के हमने 4 फेजेस पढ़े थे, जुवेनाइल फेज, देन मैच्योरिटी, देन एजिंग एंड सेंसन एंड देन डेथ। एंड जुवेनाइल फेज में हमने क्या पढ़ा था, बॉडी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, वो मैच्योरिटी को अटेन कर रही है। सो अगर इस कॉन्सेप्ट को मुझे याद रखना था, ठीक है। अब अगर मुझे ये ध्यान में है कि हमने जुवेनालिटी को किसके साथ एसोसिएट किया था, तो इसका आंसर भी वेरी क्लियर एंड एविडेंट, ए, ग्रोथ। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड इन दी बॉडी। अब देखो यहाँ पे जो टर्म्स हैं ये हमने पहले डिस्कस किए हैं, ठीक है। इनको पहले रोल आउट करने की कोशिश करते हैं, मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ डी ऑप्शन से, डी ऑप्शन इज सिनगेमी। सिनगेमी में हमने क्या सीखा है कि सिनगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गमीट्स। मियोसाइट अभी हमने पीछे पढ़ा क्वेश्चन में, मियोसाइट इज ऐसा सेल जिसमें डिवीजन होता है, यानी कि सी एंड डी ऑप्शन नहीं है। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, मोनो एंड डाई। अब ये क्या कह रहे हैं, मेल या फीमेल बॉडी ही मिलेगी एक बॉडी के अंदर, डाई मतलब 2, यानी कि मेल के लिए अलग बॉडी, फीमेल के लिए अलग बॉडी। तो आंसर इज डायोशियस। मोनो मीन्स एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस का होना,
ठीक है। तो 7th का आंसर है बी, डायोशूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 8th क्वेश्चन। प्रोपेग्यूल्स यूज्ड टू रेज। अगर मैं प्रोपेग्यूल्स की बात करूँ, ये टर्म मैंने बहुत बार अपने लेक्चर में यूज़ किया है और जितने भी हमने इनिशियल प्रोसेसेस पढ़े हैं, खासकर जब हम स्पोर्स पढ़ रहे थे, तो मैंने बार बार प्रोपेग्यूल्स टर्म यूज़ किया है, बड्स में भी प्रोपेग्यूल्स टर्म यूज़ किया है। तो प्रोपेग्यूल्स क्या है? प्रोपेग्यूल्स वो है जो प्रोपगेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो प्रोपेग्यूल्स आर दोज दैट हेल्प्स टू प्रोपगेट। अब प्रोपगेट करना मतलब मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे ग्रोथ आंसर नहीं हो सकता। ओल्ड प्लांट्स को हम नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, हम न्यू प्लांट्स बना रहे हैं। सो द आंसर अगेन हियर गोज टू बी। सो प्रोपेग्यूल्स आर यूज्ड टू रेज न्यू प्लांट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एंड 9th क्वेश्चन है, ऑल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ये सिंगल स्टेटमेंट है, हमने बार बार पढ़ी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ एसोसिएट किया है। हमने क्या पढ़ा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जहाँ पे डीएनए की कॉपिंग होती है, वहाँ पे इंडिविजुअल्स जो बनते हैं वो अपने पेरेंट की तरह ही दिखते हैं, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? क्लोन, ठीक है। सो डायरेक्ट आंसर, फैक्चुअल आंसर इज क्लोन। 8 हमारा 10th क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स डैश डिविजन। अब अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो हमें वापस से उस कॉन्सेप्ट को, उस लेक्चर को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जहाँ पे मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी, तो हमने 2 फेजेस डिस्कस किए थे। एक गमीट बनने वाला फेज और एक ऑर्गेनिज्म बनने वाला फेज। जब गमीट बन रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है, गमीट्स को हम हाफ करते हैं। लेकिन जब वो जाइगोट बन जाता है तो उस जाइगोट में अब रिडक्शन नहीं होती, सिर्फ सेल डिवाइड करता है, दैट मीन्स इक्वेशनल डिवीजन होती है। तो इन 2 फैक्ट्स को अगर मैं ध्यान में रखती हूँ तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, बोथ। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि गमीटोजेनेसिस वाले इवेंट में जो सेल डिवीजन होती है दैट इज मियोसिस, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में जो सेल डिवीजन होती है दैट इज माइटोसिस। क्योंकि ये दोनों डिविजन हो रही हैं, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ। ओके, अब हमारा 11th क्वेश्चन, बनाना इज वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड बाय। अब देखो ये कॉन्सेप्ट 3+1 का कॉन्सेप्ट है। हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ये चीज़ सीखी है कि बनाना को प्रोपगेट करने का जो तरीका है वो है राइजोम। दो हमने इस चैप्टर में भी फैक्चुअल कॉन्सेप्ट में ये टर्म बार बार यूज़ किया है, क्योंकि राइजोम के साथ कॉमन एग्जाम्पल्स में बनाना, जिंजर एंड टर्मरिक आते ही हैं, तो ये हमने लर्न करने थे। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। Obviously, the concept is applied from both the topics, both the years, +1 and +2, and the correct answer is B, rhizomes. So, banana is vegetatively propagated by rhizome. Next हमारा 12th question है, the term clone cannot be applied to offspring formed by sexual reproduction because। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो ये क्या कह रहा है कि हमने क्लोन टर्म अप्लाई नहीं करना है। किसके लिए अप्लाई नहीं करना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। अब इस ऑफस्प्रिंग्स के लिए हम ये टर्म क्यों अप्लाई नहीं करेंगे? क्लोन का क्राइटेरिया क्या है? जेनेटिक सिमिलैरिटी, सेम जीन्स होना, ठीक है। तो अगर ए ऑप्शन देखें, ऑफस्प्रिंग डू नॉट पोजेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए, फेयर है ना? यही आंसर होना चाहिए चॉइस का। क्यों? क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग है इसके पास एग्जैक्ट डीएनए कॉपी नहीं है पेरेंटल डीएनए की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीएनए किस सोर्स से आ रहा है? 2 अलग अलग सोर्सेज से, मदर एंड फादर, एंड उनमें भी क्रॉसिंग ओवर और बहुत सारे इवेंट्स कुछ मिक्स एंड मैच करने की वजह से वेरिएशन लाते हैं। इसीलिए कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट को कंप्लीटली रिजेंबल नहीं करता, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। बट हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, क्या इनमें कुछ ऐसा है क्या? डीएनए
ऑफ ओनली वन पेरेंट इज प्रॉफिट, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों ही पेरेंट्स अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। सी, ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स, ये बेतुका सा आंसर है, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं। एंड द लास्ट वन, डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर कंप्लीटली डिफरेंट। अब ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखो, कंप्लीटली डिफरेंट नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि जीन्स दोनों पेरेंट्स से आए। हाँ, ये डिफर करती है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि वो मम्मी पापा से बिल्कुल डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि आधे जीन्स मम्मी के हैं, आधे पापा के हैं। तो बोथ दी पेरेंट्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर दिस ऑफस्प्रिंग, इसीलिए कंप्लीटली डिफरेंट नहीं हो सकती लेकिन एग्जैक्ट कॉपीज भी नहीं होंगी। तो करेक्ट आंसर इज ए। हमारा नेक्स्ट एंड द 13th क्वेश्चन इज, अमीबा एंड ईस्ट reproduce asexually by fission and budding respectively because they are। अब देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूं तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, बट एज सच इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने वाली नहीं, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा पजल करने के लिए है, ठीक है। अब देखो, अमीबा में हमने क्या पढ़ा है कि फिशन होती है, ईस्ट में हमने क्या पढ़ा है कि बडिंग होती है। अब इनमें फिशन एंड बडिंग क्यों होती है? इसका आंसर क्या है? क्या क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है इसलिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हेट्रोट्रोफिक है इसलिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है इसलिए? यस। यूनिन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म है? नहीं। यूनिसेल्युलर ज़्यादा एप्ट क्यों है? क्योंकि ये जो मेथड्स हैं, मोड्स हैं, फिशन एंड बडिंग जैसे मोड्स, ये यूनिसेल्युलर का कैरेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा चॉइस ऑफ आंसर यूनिसेल्युलर इसलिए भी होता है कि अमीबा भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है एंड ईस्ट भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। बाकी जो भी कुछ क्वेश्चन में मेंशन है वो थोड़ा सा एग्जामिनर आपको मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें बड़े टैक्ट के साथ, बड़ा क्लियर होके, फोकस्ड होके जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम इन सारी चीज़ों से मिसलीड नहीं होंगे एंड वी कैन गेट क्लोज टू दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे भी हमारा करेक्ट आंसर है सी, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, हमारा 14th क्वेश्चन, appearance of vegetative propagules from the nodes of plants such as sugarcane and ginger is mainly because of। अब ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। हमने क्या पढ़ा है कि जो भी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स हैं वहाँ पे या उन प्लांट्स के नोड्स में ये काम क्यों होता है, वहाँ से प्रोपगेशन क्यों हो पाती है। देखो, ग्रोथ के लिए हमें किस तरह का सेल चाहिए? मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। तो अगर नोड्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे तभी वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। बाकी जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं वो सिर्फ हे वाई दिए हुए हैं, उनका इस कॉन्सेप्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमने जब भी प्रोपेग्यूल्स की बात की हमने बार बार ये डिस्कस किया है कि जो भी नोड्स होते हैं जहाँ से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो पाती है वो सिर्फ इसलिए हो पाती है क्योंकि उस जगह के सेल्स के पास मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। अब ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी भी हमने +1 में सीखी है। मेरिस्टम्स आर द सेल्स दैट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड, इनमें टोटीपोटेंसी होती है, राइट। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इज बी, nodes have meristematic cells। नेक्स्ट हमारा 15th क्वेश्चन है, which path would be more suitable for raising virus free plants for micro propagation। अब याद करो, हमने जो कॉन्सेप्ट किए थे हमने वहाँ पे टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपगेशन भी डिस्कस किया था। एंड माइक्रो प्रोपगेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? माइक्रो प्रोपगेशन करने के लिए हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम लेते हैं, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स डालते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक सेल न्यूट्रिएंट मीडियम में मल्टीप्लाई करके कैलस बनाते हैं। अब इसके पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया है कि जब भी हम किसी प्लांट पार्ट को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे किस तरह का सेल चाहिए उसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए? मेरिस्टेमेटिक सेल। सो बार, वैस्कुलर टिश्यू या नोड मिसलीडिंग आंसर्स हैं।
एंड द करेक्ट आंसर इज मेरिस्टम। देखो कंफ्यूजन ज़रूर हो सकती है यहाँ पे आंसर चूज़ करने में, क्योंकि मेरिस्टम जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, एंड नोड वो एरिया है जहाँ पे यूजुअली आपको मेरिस्टम मिलता है। लेकिन प्लांट पार्ट की बात की है, आप पूरा नोड नहीं लेते, आप सिर्फ प्लांट का मेरिस्टम लेते हो, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात नहीं हो रही है, किसकी हो रही है? माइक्रो। माइक्रो मीन्स हमने सिर्फ टिश्यू लेना है, एंड दैट टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम ओवर रूल कर सकते हैं दो सिमिलर दिखने वाले या दो करेक्ट दिखने वाले आंसर्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेरिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 16th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया। मैंने कहा था ना कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे +1 को रिलेट करते हैं, जहाँ पे अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली +1 का ही है, जहाँ पे हमने किंगडम मोनेरा पढ़ा है। मोनेरा में हमने सीखा है कि जो बैक्टीरियाज हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होता है बाइनरी फिशन, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब जिनको ये थॉट्स याद ही नहीं है फिर भी वो करेक्ट आंसर पे आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन 3 ऑप्शंस को हमने अपने किसी भी लेक्चर में नहीं सीखा। हमने किसे सीखा है? बाइनरी फिशन में। अब हमने बाइनरी फिशन को कहाँ पढ़ा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा है कि ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं? क्लोन। तो अगर मुझे पिछला नहीं भी याद तो भी मैं इस आंसर तक पहुंच सकती हूँ कि हाँ, क्लोन्स कैसे बनते हैं? बाइनरी फिशन से। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, बाइनरी फिशन। अब हम 17th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 17th क्वेश्चन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में अकर बाय मीन्स ऑफ। अब देखो, हमने अगर फंजाई की बात करनी है तो यहाँ पे जो भी हमने डिटेल्स की हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा है फंजाई में, और हमने जितने भी टाइप के स्पोर्स पढ़े थे याद करो, हमने ज़ूस्पोर्स पढ़े हैं, स्पोरांजियोस्पोर्स पढ़े हैं, क्लमाइडोस्पोर्स, ऊडिया, फुनीडिया, ये सारे स्पोर्स पढ़े थे, और हमने ये पढ़े किसके अंडर थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर। सो अब यहाँ पे पढ़े टॉपिक से भी मैं इस आंसर को करेक्ट कर पाऊंगी। कैसे कर पाऊंगी? हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें बतानी है। अब हमने तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस चैप्टर में डिस्कस नहीं की, ये हमने +1 में डिस्कस की है। बट +1 में अगर मैंने डिस्कस की भी है और आपने नहीं भी याद रखी है, फिर भी जितने इस लेक्चर को ध्यान से सुना है, जितने भी वीडियोस हमने डिस्कस किए हैं एसेक्सुअल मोड पे, अगर उनको भी ध्यान में सुना है तो भी उनके पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे? हम इसको ओवररूल करके देखते हैं। देखो हमारा पहला ऑप्शन है स्पोरेंजियोस्पोर, oospore एंड आस्कोस्पोर। अब देखो इसमें से हमने स्पोरेंजियोस्पोर को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा, तो ऑब्वियसली एक गलत आंसर है। अब oospore एंड आस्कोस्पोर के बारे में लेट्स से कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तो भी मैं ए को कट कर सकती हूँ, क्योंकि स्पोरेंजियोस्पोर मुझे याद है कि ये एसेक्सुअल मेथड है। ठीक है, अब बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? ज़ूस्पोर, oospore एंड आस्कोस्पोर। अब oospore एंड आस्कोस्पोर मैंने कहा मुझे नहीं कोई भी क्लू, लेकिन ज़ूस्पोर तो हमने पढ़ा है एसेक्सुअल मेथड में, दैट मीन्स हम बी ऑप्शन को भी कट कर सकते हैं, ये नल एंड वॉइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन एक और एग्जांपल लेते हैं, सी ऑप्शन स्पोरेंजियोस्पोर, आस्कोस्पोर्स एंड बसिडियोस्पोर। अब यहाँ पे आस्कोस्पोर एंड बसिडियोस्पोर मुझे नहीं याद, ठीक है, लेकिन हमने ये तो पढ़ा है कि स्पोरेंजियोस्पोर तो एसेक्सुअल मेथड है। दैट मीन्स हमारे पास ये तीनों ऑप्शंस एक एक ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ दिए गए हैं जहाँ जो कि एसेक्सुअल मेथड है, तो ये 3 आंसर्स तो नहीं हो सकते, बचा चौथा, लेकिन हम इसको भी क्लियरली देख लेते हैं। देखो oospore हमने नहीं पढ़ा एसेक्सुअल में, दैट मीन्स हो सकता है। आस्कोस्पोर भी नहीं पढ़ा, बसिडियोस्पोर भी नहीं पढ़ा, तो क्योंकि हमने ये तीनों ही मेथड नहीं डिस्कस किए हैं, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ हिंट कर सकते हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम इस तरह के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं।
एंड द करेक्ट आंसर इज सी डी, oospore, ascospores एंड basidiospores। ठीक है, तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में पैनिक नहीं क्रिएट करना कि मुझे ये टर्म नहीं आता, ये टर्म नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको सारे टर्म्स का मतलब नहीं पता होता। ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में फोकस रख के हम उन टर्म्स के साथ वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका मतलब हमें क्लियरली पता है। सो वन बाय वन हम चीज़ों को ओवर रूल करके करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारा 18th क्वेश्चन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर इन मेजॉरिटी ऑफ। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, एंड दैट इज एल्गे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेजॉरिटी ऑफ एल्गेज में होती है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की ही स्टेटमेंट है। एज सच अगर किसी ने एनसीईआरटी बहुत प्रॉपरली ढंग से पढ़ी है तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस है वो आराम से कर पाएंगे। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी से अच्छा लिटरेचर आपके पास नहीं है। तो रीड एनसीईआरटी वेरी वेरी थरली। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, डायरेक्टली वहाँ से पिक किए जाते हैं। सो दैट विल बी ऑफ ग्रेट बेनिफिट टू यू वाइल प्रिपेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, offspring formed by sexual reproduction exhibit more variation than those formed by asexual reproduction because, अब देखो उन्होंने क्या कहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वेरिएशन ज़्यादा है, एसेक्सुअल में रिप्रोडक्शन वेरिएशन कम है। अब ऐसा क्या होता है दो प्रोसेसेस में जिसकी वजह से वेरिएशन आती है? ठीक है, क्या प्रोसेस का ज़्यादा टाइम लगाना ये रीज़न हो सकता है? ये वेग रीज़न है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ लेंदी प्रोसेस, ये नल एंड वॉइड हो जाता है। ठीक है, इसके हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बी, gametes of parents have qualitatively different genetic composition। yes, ये हमारा आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स हैं उनमें जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है उसकी क्वालिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, अब क्योंकि पेरेंट्स की जेनेटिक कॉम्पोजिशन डिफरेंट है तो ऑफस्प्रिंग में भी वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, सो बी कैन बी आवर आंसर। लेट्स सी व्हाट द अदर ऑप्शंस हैव देम। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूजुअली स्पीशीज सेम होती है विथ फ्यू एक्सेप्शंस। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूँ तो ये दो पेरेंट्स हैं वो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इन्वॉल्व, एंड ये डीएनए का अमाउंट इज अगेन अ मिसलीडिंग आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बी, यस। क्यों? क्योंकि डीएनए की क्वालिटी में डिफरेंस है, इसीलिए ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन है। डीएनए की क्वालिटी में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि दो अलग अलग सोर्सेज से आया है, एक फादर से एक मदर से। तो आंसर इज डी। हमारा 20th एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर इज, which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae and Protonema of mosses? ठीक है, अब देखो ये जितने भी टर्म्स हमने पढ़े हैं ये सारे सर +1 के पास चले गए। ठीक है, अब +1 में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट किए हैं तो इसका आंसर मुझे बहुत क्लियरली आता है। लेकिन जिन्होंने +1 बड़े ध्यान से नहीं की और इनिशियल फर्स्ट यूनिट को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया है उनको टेंशन हो सकती है इस क्वेश्चन, बट इसका आंसर भी बहुत क्लियर है। ठीक है, अब कॉमन क्या है? अब कॉमन चूज़ करने के लिए लेट्स से अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो हमारे बी एंड सी ऑप्शन तो वैसे ही नल एंड वॉइड हो जाते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में किंगडम प्लांटे से होने का कोई लेना देना नहीं है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है, एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी नहीं। मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा एक और क्लू हम पिक कर सकते थे, वो था एल्गे। हमने एल्गे को एक एग्जाम्पल में पढ़ा था जब हमने फ्रैगमेंटेशन पढ़ी थी, राइट? मैंने आपको बताया था कि स्पायरोगायरा एक एल्गे है जो फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करती है। तो जिसने हमारे अब के लेक्चर्स भी ध्यान से सुने हैं उसको ये चीज़ क्लिक करेगी कि हमने एल्गे को किससे मल्टीप्लाई करते हुए देखा है? फ्रैगमेंटेशन। सो ऑब्वियसली
मुझे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि फ्रैगमेंटेशन के अलावा और कोई भी रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म नहीं है, तो हाँ इसकी तरफ हम सोच सकते हैं। बट जब होल सिलेबस होगा तो थोड़ी सी कंफ्यूजन मच सकती है, इसीलिए अपने आप को बार बार रिकैप करवाना ज़रूरी हो जाता है। मैं बार बार यही बात बोलूँगी, इट इज़ ऑलवेज द टेस्ट ऑफ अ टॉपिक, नॉट अ चैप्टर। कभी भी हम नहीं कह सकते कि आपने इस चैप्टर का टेस्ट बोला है एंड ये +1 के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्यों जा रहा है। इट इज़ अ क्यूमुलेटिव टेस्ट, ठीक है। ये आपकी नॉलेज को चेक करता है, ये देखता है कि आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स कितने याद है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये देख रहा है कि क्या आप सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। आज का लेक्चर पिछले लेक्चर से थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन थे। आने वाले लेक्चर्स में क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा और डिफिकल्ट करेंगे, थोड़े से डिफरेंट फैक्ट्स पे भी जाएंगे, कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो कीप फॉलोइंग, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड यस ऑफ कोर्स हमने फोर्थ आंसर भी डिस्कस करना है, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। सो कीप वॉचिंग एंड डू फॉलो अप।